dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to educational video. My today's video is based on IPC. IPC की जो है काफ़ी लेक्चर हम कर चुके हैं. तकरीबन हमने जो है 52A तक का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है. तो काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो मुझे लगा क्यों ना मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई एक वीडियो अपलोड करूं. तो आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा वो पनिशमेंट के रिगार्डिंग होगा. आईपीसी में पनिशमेंट का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. इसमें प्रिलिमिनरी के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. अगर हम बात करते हैं पनिशमेंट्स की, ये जो पनिशमेंट्स हैं ये आईपीसी के अंडर जो पनिशमेंट्स का प्रोविज़न है, चैप्टर 3 जो है आईपीसी का, उसके अंदर डील करता है. सेक्शन 52A तक तो मैं पहले ही आपको कवर करवा चुकी हूँ, जो मेरे लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड किए थे. अगर आपने मेरे वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप एक बार उनको भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपके लिए कंसेप्ट के लिए समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो डेफिनेशंस की वीडियो थे जो मैंने काफ़ी डिटेल में कवर करवाए हैं. तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये पनिशमेंट्स के रिगार्डिंग है कि किस प्रकार की पनिशमेंट्स आईपीसी के अंडर दी जाती है और क्या उन पनिशमेंट्स का प्रोविज़न है, कौन से सेक्शन में क्या उसकी अलग अलग आप कह सकते हो कि डायरेक्टिंग किया गया है, अलग अलग सेक्शन के तहत किस प्रकार की पनिशमेंट कितनी लेवल तक दी जा सकती है, वो सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे. जब बात करते हैं हम पनिशमेंट्स की, सबसे पहले तो आप अपना बेयर एक्ट अपने पास रख लीजिए. अगर आपके पास आपका बेयर एक्ट नहीं है तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अपना बेयर एक्ट अपने पास लीजिए, जिससे क्या है कि आपको ये कंसेप्ट समझना थोड़ा इजी हो जाएगा. मैं ये जो कंसेप्ट है आपको बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करवा रही हूँ, मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज को आप समझाऊंगी जरूर, लेकिन वो आप अपने बेयर एक्ट की हेल्प से समझिए. जैसे पनिशमेंट का जो प्रोविज़न है सेक्शन 53 जो दिया हुआ है वो डील करता है पनिशमेंट्स का. सेक्शन 53 का अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो वो कहता है द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, कि जो पनिशमेंट्स ऑफेंडर्स को दी जाएगी इस एक्ट के तहत तो वो क्या है, ये प्रोविजंस हैं. कौन कौन से प्रोविजंस हैं उसमें दिया हुआ है डेथ सेंटेंस. सेकंड है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और सॉरी इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मैं लिखना भूल गई हूँ, तो आप वो थोड़ा सा ध्यान रखिए. इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी आएगा. फिर उसके बाद आएगा इम्प्रिजनमेंट, वो भी आगे 3 डिस्क्रिप्शंस की मानी जाती है. जो बेयर एक्ट है उसमें तो सिर्फ 2 डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, रिग्रियस, जिसमें कि रिग्रियस का मतलब होता है हार्ड लेबर, और सिंपल. और फिर होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो भी एक प्रोविज़न है जो इम्प्रिजनमेंट का ही है. इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में नहीं आता है, इम्प्रिजनमेंट में ही आता है. फिर नेक्स्ट जो पनिशमेंट है वो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और लास्ट जो है वो है फाइन. इसमें जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या है कि जो एक आपको 3rd नंबर पे जो पनिशमेंट्स पहले थी, डिपोर्टेशन थी, जिसको रिमूव कर दिया गया. ट्रांसपोर्टेशन जो है एक वर्ड यूज़ होता था जिसका मतलब था कि किसी को देश निकाला दे देना, अपने देश से उसको निकाल देना, ऐसी कोई पनिशमेंट थी उसको अब निकाल दिया गया है. कौन से अमेंडमेंट्स हैं आप बेयर एक्ट में देख लीजिए, ये 1949 के ही एक अमेंडमेंट से रिमूव कर दिया गया था. चलो आज का थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं. अगर हम डेथ सेंटेंस की बात करते हैं, डेथ सेंटेंस होता क्या है, जिसको आप कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं. इसका मतलब होता है कि आपको फांसी की सज़ा होती है. जैसे निर्भया वाले कांड में जो था, दिल्ली गैंगरेप का जो कांड था, उसमें कितने सालों बाद उनको फांसी हुई, लेकिन हुई ज़रूर. तो इसी तरीके से जो डेथ सेंटेंस हैं में बी अवॉर्डेड अंडर द आईपीसी इन द फॉलोइंग केसेस में डेथ सेंटेंसेस दी जा सकती हैं. ये कंपल्सन नहीं है, ये भी डिपेंड करता है कि व्हाट आर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, सो दैट द जज कैन डिसाइड द मैटर एंड प्रोनाउंस द जजमेंट एज डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग जो है वहाँ पर आपको पनिशमेंट दे सकता है. पहला प्रोविज़न है हमारा वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, सेक्शन 121 में. 121 के अंदर अगर आप प्रोविज़न देखते हो वेजिंग वॉर का, तो आप एक बार अपना बेयर एक्ट भी साथ के साथ रिमूव करते रहिए. मैंने भी अपना बेयर एक्ट ओपन किया हुआ है, जिससे क्या है कि जैसे ही जो प्रोविज़न आता है अगर आपको उसी टाइम देख लेते हो, थोड़ा सा पढ़ लेते हो, उससे क्या है आपके माइंड में एक छाप रह जाती है कि हाँ ये प्रोविज़न और इस प्रोविज़न में डेथ सेंटेंस है. तो फिर आपको जो है बार बार रटना नहीं पड़ता, क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी. जैसे ये दिया हुआ है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर, इसका टाइटल कहता है 121 का कि वेजिंग कर रही है या अटेम्प्ट टू वेज वॉर, और अबेटिंग वेज वॉर यानी कि देश के विरुद्ध कोई ऐसा एक्ट है, अगर वो एक्चुअली वेज हुआ है या उसका अटेम्प्ट भी किया है आपने, कंप्लीट नहीं हुआ, या आपने किसी को अबेट कर दिया, किसी को आपने उकसाया उस एक्ट को करने के लिए, और वो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए. अब रिसेंटली हम देख रहे हैं किसान एजिटेशन में, किसान जो आंदोलन चल रहा है
उसने मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, मोदी ये है, मोदी वो है। यानी कि मोदी की जो बुराइयां हो रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से नहीं हो रही, वो अगर होती तो वेजिंग वॉर में फॉल कर जाता। यहाँ पर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेके काम किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहा जाता कि भारत सरकार मुर्दाबाद ऐसे कुछ होते तो उसमें कोई केस बनाया जा सकता था। तो फिर आगे क्या कह रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन, हुएवर जो कोई भी वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वेज करता है, कोई विरोध करता है, अटेम्प्ट टू वेज सच वॉर, और ऐसे वॉर को वो क्या कर रहा है ग्रुप वाइज अटेम्प्ट भी कर देता है, यानी कंप्लीट नहीं किया लेकिन उसने किया है, और अबेट्स या उसको उकसाता है कि ऐसा वेज वॉर किया जाए, सच पर्सन शैल बी डेथ, उसको जो है पनिश किया जाएगा डेथ से, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, और उसे फाइन भी दिया जा सकता है। कहने का मतलब है उसको डेथ भी दी जा सकती है, डेथ कंपल्सन नहीं है लेकिन उसको डेथ दिया जा सकता है, उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जा सकता है उम्र भर के लिए, और उसके बाद फाइन भी उसका अटैच किया जा सकता है। उसके बाद इलस्ट्रेशन भी आप इसका साथ साथ देख लीजिए। ज्वाइंस एंड इंसरेक्शन, इंसरेक्शन का मतलब होता है विद्रोह करना। एक व्यक्ति है ए, वो ज्वाइन करता है किसी ऐसे विद्रोह को, शामिल होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट थी। यहाँ पर ए ने जो कमिट किया ऑफेंस वो इसी सेक्शन में डिफाइन किया गया और उसके तहत उसको कमिट माना जाएगा कि उसने उस ऑफेंस को कमिट कर दिया। तो इसके अंदर डेथ सेंटेंस हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, फाइन हो सकता है, और फाइन भी साथ में दिया जा सकता है। एंड दिया हुआ इसका मतलब फाइन होगा ही होगा। अगर डेथ है उसके साथ भी फाइन होगा, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसके साथ भी फाइन होगा, और सॉरी डेथ के साथ नहीं होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, और इसका ट्रायल भी कौन कर सकता है, सेशन जज कर सकता है, सॉरी सेशन कोर्ट कर सकती है। फिर सेकंड है अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, अबेट करना, किसी को उकसाना, म्यूटिनी होता है जो ये सेना वगैरह होती है उसको उकसाना कि वो सरकार का विद्रोह करे, सरकार का विरोध करे। वेज होता क्या है, विद्रोह करना ही तो होता है। तो ये सेक्शन है आपका 132। अब आप फटाफट वेयर एक्ट को ओपन कीजिए और 132 पे जाइए। वो कहता है अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी, म्यूटिनी का मतलब है कि जो भी ऐसा कोई म्यूटिनी किया गया, किसी फोर्स, म्यूटिनी भी विद्रोह को बोलते हैं। तो अबेट का मतलब है कि किसी को उकसाया गया है विद्रोह के लिए, अगर वो विद्रोह जो है वो उसी के तहत, मान लो मैंने किसी व्यक्ति को उकसा दिया कि तूने जो है सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना है, अगर वो व्यक्ति वो विद्रोह करता है मेरे उकसाने के बाद तो वो एक क्राइम माना जाएगा। और इसमें दिया हुआ है आगे एक्सप्लेनेशन, हुएवर अबेट्स द कमिटिंग ऑफ म्यूटिनी, जो कोई म्यूटिनी विद्रोह की एक्ट को अबेट कर रहा है एक ऑफिसर के द्वारा, एक सोल्जर के द्वारा, या कोई भी आर्मी मैन है, नेवल है, एयरफोर्स का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, तो ऐसी म्यूटिनी, ऐसा जो विद्रोह इकट्ठे लेवल पे किया गया था उस अबेटमेंट में, वो भी डेथ पनिशमेंट उसको मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकता है, और या ऐसी इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है जो फर्दर 10 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है, और उसे फाइन भी मिलेगा। ये भी क्या है, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है। जो भी डेथ सेंटेंस के प्रोविजंस जिनमें इंक्लूड है वो सारे के सारे सेशन ट्राइबल ही होते हैं। नेक्स्ट है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, अगर किसी ने झूठा एविडेंस दिया है, और विच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ, जिसमें कोई इनोसेंट व्यक्ति, मान लो मैंने कोई झूठा स्टेटमेंट दे दी, कोर्ट में झूठी गवाही दे दी, और उसके बाद क्या किसी व्यक्ति को अगर डेथ हो जाती है तो वो उस मामले में क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि वो भी डेथ सेंटेंस के लिए लायबल हो जाएगा। तो आप फटाफट चलिए 194 जो आपका प्रोविज़न है उस पर चलते हैं। 191 से लेके ये प्रोविज़न स्टार्ट होते हैं, चैप्टर 11 है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो इसमें 194 कहता है कि गिविंग और फैब्रिकेटिंग, या तो देता है फैब्रिकेटिंग या वो प्लान करता है झूठे एविडेंस बनाने की। विन इंटेंस, उसकी इंटेंशन है कि टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ, जिससे कि किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिल जाए, तो ऐसे मामले में भी डेथ सेंटेंस का प्रोविज़न है। फिर बात आती है मर्डर, अगर किसी ने मर्डर किया है तो ऑब्वियसली उसमें भी डेथ सेंटेंस की बात आती है। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स आए हैं कि सिंपल मर्डर के अंदर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है, डेथ नहीं दी जाती। इसका रीज़न है कि क्या पता कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसी अराइज होगी जिसकी वजह से डेथ कोज किया गया, या कंसिक्वेंसेस डेथ के हो गए थे, तो उस मामले में डेथ पनिशमेंट नहीं है। मर्डर अगर किसी का कर दिया गया है तो लेकिन क्या है कि उस मामले में जब मान लो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो, जैसे निर्भया केस हुआ था, रेप और मर्डर का मामला था, जो इतना हीनियस क्राइम था कि रोड जो है उस लड़की के शरीर में डाला गया था, तो वो क्या था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था, उस मामले में डेथ ही मिलेगा।
फिर है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ एन इंसान और एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। सेक्शन 306 कहता है अबेटमेंट टू सुसाइड के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 305 जब आप पढ़ोगे तो कह रहा है कि किसी भी इंसान व्यक्ति, इफ एनी पर्सन अंडर 18 ईयर, जो 18 साल से छोटा है, इंसान है, और एनी डेलीरियस का मतलब होता है बीमार व्यक्ति है, या कोई इडियट है, मूर्ख है, और यानी कि जिसे इतनी नॉलेज ही नहीं है, और एनी पर्सन जो नशे में है, कमिट सुसाइड, वो सुसाइड कर देता है, और जो कोई व्यक्ति उनकी सुसाइड में अबेट करता है तो उस मामले में डेथ पनिशमेंट मिल सकती है। तो देखो जब आप 305 पढ़ रहे हो तो 306 ऑटोमेटिक उसी बेयर लैंग्वेज में आ रहा है, उसी बेयर एक्ट में आ रहा है, साथ साथ तो माइंड में रह जाएगा। फिर उसी के साथ 307 आ रहा है, तो ये तीनों के तीनों आपके रिमाइंड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है डकैती विथ मर्डर। 396 आएगा यहाँ पे, ये गलत प्रिंट हुआ है, ये आएगा 396, तो इसको आप 396 समझिए, ये 369 ये नहीं है। तो इस प्रोविज़न को आप अपने लेवल पे देखिए, ये जो है ये यहाँ पर 369 नहीं है, ये प्रोविज़न आपका आएगा 396। तो 396 का जो प्रोविज़न है वो 396 का प्रोविज़न ये कहता है, तो इसको हमने कर लिया 396 आप कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको 396 ही पढ़िए। जब डकैती के साथ साथ मर्डर हो जाता है उस मामले में हमें क्या है, डेथ पनिशमेंट का प्रोविज़न है। फिर है अटेम्प्ट टू मर्डर बाय अ पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जिस व्यक्ति को अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसने मर्डर का प्रयास किया, यानी कि 307 में जो फॉल कर रहा है और वो पहले से उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल चुका है। मान लो एक व्यक्ति ने पहले मर्डर कर दिया और फिर उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल चुका है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट लाइफ इसलिए दिया जाता है कि वो बंदा सुधर जाए, लेकिन वो सुधरता नहीं है बल्कि वो फर्दर कोई क्राइम कर देता है। जैसे इसमें 307 का जो सेकंड क्लॉज आप पढ़ोगे, अटेम्प्ट्स बाय लाइफ कन्विक्ट्स, जो इसको उम्र कैद दी गई है, अगर वो अटेम्प्ट करता है, व्हेन एनी पर्सन ऑफेंडिंग अंडर दिस सेक्शन इज अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला हुआ है और वो दोबारा से किसी को हर्ट कोज करता है तो उसको जो है पनिशमेंट विद डेथ हो जाएगा। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर अगर नेक्स्ट टाइम वो करता है, ये लाइफ कन्विक्ट्स की बात हो रही है, जो फर्दर कोई पनिशमेंट उसके लिए रिगार्डिंग दी गई है तो वो डेथ ही है, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से अगर बड़ी पनिशमेंट कोई आएगी तो वो डेथ ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, तो ये जो है 12 साल से कम उम्र की जो लड़की है, वुमेन है, उसको रेप कर दिया गया। 376A भी जो क्लोज है ऐड किया गया था 2018 के अमेंडमेंट से। तो उस अमेंडमेंट से क्या हुआ, 12 साल से छोटी जो लड़की है उसके साथ अगर रेप कोज होता है तो उस मामले में भी उसको डेथ सेंटेंस मिलेगा। इसके बाद है पनिशमेंट फॉर गैंग रेप। अगर 12 साल से छोटी लड़की है उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, गैंग रेप मतलब काफ़ी लोगों के साथ मिलके, काफ़ी लड़के मिलके कोई रेप करते हैं, उस मामले में है, तो उसके लिए पनिशमेंट जो है वो भी फांसी तक की दी गई है। तो इसके बाद ये तो था डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग। अब आगे इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अर्लियर अंडर सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी, इससे पहले भी अगर हम 303 आईपीसी को देखें जो अब क्या है रिपील कर दिया गया है, उसमें क्या था, उसमें जो ये दिया गया था 303 के अंदर एक प्रोविजंस था उसके अंदर, जिसको मिट्ठू सिंह के केस में से जो है निकाल दिया गया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। उसमें ये था कि पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट्स, कि अगर किसी ने जो लाइफ कन्विक्ट्स है उसने मर्डर कर दिया है तो उसके रिगार्डिंग उसको जो है पहले क्या था, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, उसको जो है पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ था, उसको 303 को जो स्ट्रक कर दिया गया था, जिसमें ये प्रोविजन था इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, और अगर उसने मर्डर कर दिया है तो उसको भी डेथ मिलेगी। अगर उस मामले में ऐसा कोई मैटर था जो मिट्ठू सिंह के केस में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। अर्लियर अंडर सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी सेंटेंस ऑफ डेथ वाज कंपलसरी था। 303 में अगर आप पढ़ते हो तो शेल बी पनिश्ड दिया हुआ है, मे भी नहीं है, शेल बी पनिश्ड है। शेल बी पनिश्ड का मतलब है कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट्स है जो पहले से जेल में है और उसने कोई मर्डर कर दिया गया, उसको पनिशमेंट दी गई है, तो वो क्या है, उसको कंपलसरी था। लेकिन अब क्या है कि हाँ डेथ का प्रोविजन तो है, उसको डेथ मिलेगी। अगर 307 में पहले मान लो उसको पनिशमेंट है और उसने 307 का एक्ट कर दिया, उसको डेथ तो मिलेगी, लेकिन वो कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन को रिमूव कर दिया गया था मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में,
कि कंपल्सरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि व्हाट आर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द एरियाज वेयर द लाइफ कन्विक्ट्स डन द एक्ट या कमिट दैट एक्ट या अटेम्प्ट दैट एक्ट। उसने अगर वो एक्ट किया है तो कौन से फैक्ट्स थे, कौन से सर्कमस्टेंसेस थे सराउंडिंग द एरिया, उसके आसपास में, जिससे कि वो कंसिक्वेंस हुआ। उसके रिगार्डिंग जो है मिट्ठू का जो केस था वो इसको लैंडमार्क माना गया और इसको आप माइंड में भी रखिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि इवन इन केसेस वेयर द कोर्ट्स है डिस्क्रिशन, हालांकि जहां पर जिन केसेस में कोर्ट्स के बाद डिस्क्रिशन है कि वो डेथ सेंटेंस पास कर सकता है, उसको भी बहुत ही कम लेवल पर अवॉर्ड किया जाता है। ये बात इसमें कही गई कि ये सिर्फ तभी दिया जाएगा जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा, जब कोई ऐसे केस हैं जिसमें काफ़ी हीनियस क्राइम कर दिया गया है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, कि उस मामले में फिर आगे पनिशमेंट फांसी देना रिक्वायर्ड है। फिर डेथ सेंटेंस इज एग्जीक्यूटेड। अब बात आती है डेथ सेंटेंस ठीक है दे दी गई है, पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। जो प्रोविज़न है कि गले में रस्सी डालनी है, फांसी देनी है, वो प्रोविज़न कहाँ से आया है? क्या हमने वैसे ही वो प्रोविज़न ले लिया या वैसे ही अपनी तरफ से वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो लीगल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हर एक प्रोसीजर जो है प्रॉपरली कहीं ना कहीं मैंशनड है, कहीं ना कहीं प्रोवाइडेड किया गया है। आफ्टर दैट वी कैन यूज दैट प्रोविजन। और हेयर इज ऑल्सो डेथ सेंटेंस इज एग्जीक्यूटिव एज पर सेक्शन 354(5). 354 का क्लोज 5 आप बेयर एक्ट में निकाल लीजिए। सीआरपीसी का जो बेयर एक्ट है उसमें 354 का क्लोज 5 ये बात कहता है कि जो डेथ पनिशमेंट है वो किस तरीके, उसका टाइटल क्या है 354 का, लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट दिया गया है कि जो कंटेंट्स है जजमेंट्स की क्या होगी। उसी के अंदर 5th क्लॉज में दिया गया है वेयर एनी पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ, जब किसी व्यक्ति को सेंटेंस दिया जाता है डेथ का, उसको डायरेक्ट किया जाएगा कि बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दी डेड, कि जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसे जो है गर्दन में रस्सी डालकर लटकाया जाएगा, जब तक उसकी पूरी तरह से सांस ना निकल जाए। तो इस मामले में डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग को जो कंसेप्ट है वो हमने क्लियर कर लिया गया है। इसके रिगार्डिंग कुछ एक सेफगार्ड्स भी हैं, कुछ एक राइट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जो हम थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं कि जब आप फर्दर कोई एग्जाम में आंसर लिखते हो तो अगर आप उसकी डिटेल डेप्थ नॉलेज में कुछ अगर क्लियर करते हो तो एग्जामिनर इज ऑल्सो सेटिस्फाइड वेरी वेल, और वो आपको क्या है अच्छे मार्क्स भी देगा। सेक्शन 354 क्लोज 3 जो सीआरपीसी का है दैट प्रोवाइड्स दैट, वो ये कहता है, जब 53 का आपने प्रोविजन निकाल रखा उसका 3rd भी देख लीजिए। When the conviction is for an offence punishable with death, जब कोई कन्विक्शन आपकी हुई है पनिशेबल विद डेथ है, और इन अल्टरनेटिव, और उसके अल्टरनेटिव में आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दे सकते हैं कुछ सालों की, तो जजमेंट में ये बात लिखी जाएगी कि अगर उसको डेथ सेंटेंस दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, और अगर मान लो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो क्यों उसको कन्वर्ट किया गया डेथ को लाइफ में। तो रीजन्स मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द अथॉरिटी, जो जज होगा वहाँ पर उसको जो है रीजन्स भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अगर रीजन्स रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे तो दैट कैन बी चैलेंज इन द सुपीरियर कोर्ट, इन द हाई कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी। सेक्शन 366 जो है सीआरपीसी का, वो ये प्रोवाइड करता है कि जब आपको कोई भी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस मिल गई है तो उसको कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट भेजा जाता है, और जब हाई कोर्ट उसके द्वारा कन्फर्म कर देगा तभी जाके जो है उसको डेथ सेंटेंस प्रोवाइड होगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि जब भी आप आईपीसी का बेयर एक्ट लेते हैं साथ में सीआरपीसी और एविडेंस का भी साथ रखा कीजिए, या आप एक कंबाइंड बेयर एक्ट यूज़ करते हैं जो क्रिमिनल मैनुअल होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा। जैसे ही कोई प्रोविज़न इसके रिगार्डिंग आएगा तो आप फटाफट उसको खोल कर देख लोगे, जिससे क्या है वो आपके माइंड में फर्दर स्टोर रह जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर 366 प्रोविज़न क्या कहता है। 366 है कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा उसकी कन्फर्मेशन होती है, और वो कन्फर्मेशन किस प्रकार से होती है, कितने जजेस के द्वारा होती है, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जिससे आज हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है कन्फर्मेशन का क्लियर हो जाए। टाइटल कहता है सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कन्फर्मेशन के लिए सबमिट होगा। व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेज द सेंटेंस ऑफ डेथ द प्रोसीडिंग शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट में सबमिट होगी, एंड सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, और सेंटेंस तब तक नहीं दी जाएगी जब तक हाई कोर्ट से कन्फर्म ना हो जाए। जो कोर्ट है पास करेगी सेंटेंस, कमिट द कन्विक्टेड पर्सन टू जेल, उसको जेल में डाल देगी, जेल की जो कस्टडी में डाल देगी और एक वारंट के तहत। फिर बात कर रहा है कि जो कन्फर्मेशन होता है वो किस बेस पर होगा। कह रहा है कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेक्शन 368, मैं इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आपको साथ साथ बता देती हूँ कि कह रहा है कि इन एनी केस सबमिटेड अंडर सेक्शन 366 में सबमिट हुआ है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसको कंफर्म भी कर सकता है और एनी अदर सेंटेंस भी अवॉर्ड कर सकता है, या उसको अनल भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है उस सेंटेंस को, और नया ट्रायल की भी बात कर सकता है, और या उसको एक्विट कर सकता है। यानी कि कितने ग्राउंड्स, कितनी पावर्स हाई कोर्ट के पास कंफर्म कर सकता है,
एनी अदर सेंटेंस दे सकता है, एनल कर सकता है कन्विक्शन को, और वो क्या कर सकता है, न्यू ट्रायल भी दे सकता है और एक्विट कर सकता है। यानी कि 5 पावर जो है हाईकोर्ट जो है इसके तहत कर सकता है। फिर इसका प्रोवाइजो भी बहुत इंपॉर्टेंट है 368 का, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन शैल बी मेड अंडर द सेक्शंस। कोई भी ऐसा ऑर्डर जो है सेक्शन के तहत नहीं होगा जब एक अपील जो है, अपील का टाइम एक्सपायर हो चुका है या अपील जो है डिस्पोज हो चुकी है, उसके बारे में कुछ भी डिटेल में हम, यानी कि फिर इसके जो प्रोविजंस है ये नहीं चलेंगे। फिर बात आती है अंडर सेक्शन 235 का क्लोज 2 कहता है कि वाइल पासिंग द सेंटेंस द कोर्ट शैल हियर द अक्यूज्ड और क्वांटम ऑफ सेंटेंस। अब क्या है 235 का प्रोविज़न किस में आता है? 235 का जो प्रोविज़न है वो सेशन ट्रायल में ही है, और सेशन ट्रायल में है तो उसमें क्या बात कही गई है सॉरी 235 को आप निकाल लीजिए फटाफट। 235 कहता है कि जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन का जजमेंट आएगा। क्लोज 2 कहता है कि इफ़ द एक्यूज इज कन्विक्टेड, अगर एक्यूज को कन्विक्टेड कर दिया गया है, जज शैल, यहाँ जज क्या करेगा, जब तक कि वो प्रोसीड ना करेगा प्रोविजन जो है 360 के, यानी कि 360 के जो प्रोविजंस है ना प्रोबेशन के, कि जब प्रोबेशन वाले प्रोविजंस भी अगर वो प्रोसीड कर लेता है उसके बाद ही वो जो है सेंटेंस जो है उसको सुनाएगा, कन्विक्शन उसकी देगा। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो डेथ पेनल्टी से डील करते हैं। तो आज हम जो है डेथ पेनल्टी तक ही करेंगे। कल का हमारा जो कंसेप्ट है, जो नेक्स्ट कल हो सकता है या आज ही मैं अपलोड कर सकती हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लाइव इम्प्रिजनमेंट के रिगार्डिंग हम करेंगे। और उसके बाद अगर मुझे टाइम लगा कि ये लगा कि 20 मिनट से ज़्यादा, बड़ा कोशिश है कि मेरी मैं लेक्चर ना करूँ, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लिमिट में 25 मिनट की रखूँगी। अगर उससे कम में अगर बाकी सारा का सारा पनिशमेंट के रिगार्डिंग कवर हो जाता है तो दैट्स बेटर, अदरवाइज वी विल मे प्रोसीड बाय अ थर्ड लेक्चर। हम थर्ड लेक्चर से भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप जो है ये लेक्चर के साथ साथ प्रीवियस लेक्चर्स को भी साथ के साथ आप सुनते रहिए, जिससे क्या है कि आपका जो क्रेमिंग आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़े अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाओगे। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आप चाहते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से या LLB के पर्पज से या अवेयरनेस के पर्पज से अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आउट होगा मेरे वीडियो अपलोड करने के रिगार्डिंग तो आपको उसकी नॉलेज मिल जाएगी। कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने आसपास का सभी का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।